नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से वो चूहेदानी वाला कुछ पैसे किसी की झोपड़ी में से चुरा कर जंगल में घुस जाता है, लेकिन बाहर आने का उसे रास्ता नहीं मिलता और थक हार कर ज़मीन पर गिर जाता है। और अंततः उसे कोई हथौड़े से किसी चीज़ को मारने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लड़खड़ाता हुआ उस आवाज़ की तरफ क्या हो जाता है, चला जाता है। तो आइए देखते हैं वो कहाँ पहुँच पाता है। द रैमजो आयरन वर्क, वह जो रैमजो जो लोहे का कारखाना था, विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो अब लगभग पूर्ण रूप से बंद हो गया है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, हालांकि ये कोई ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है। ए लार्ज प्लांट, ये एक बहुत बड़ा कारखाना था, विद स्मेल्टर, जिसमें प्रगलन भट्टी थी जिसमें लोहे को गलाया जाता था, रोलिंग मिल, और एक बेलनाकार मशीन भी थी जिससे कि उस लोहे को बेलकर पतला करके सपाट किया जाता था, एंड फोर्ज, और उसमें एक ढलाई भट्टी भी थी, लोह कारखाना जिसे कह सकते हैं, खाना कह सकते हैं, जिसमें लोहे को रखा जाता था। तो ये उस रैमजो आयरन वर्क के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बाजेज, बड़ी बड़ी मालवाहक जो नावें होती हैं उनकी कतारें लगती थी, एंड स्कॉज, और साथ में चपटे पेंदे की जो नावें होती हैं उनकी कतारें लगती हुई जाती थी, स्लाइड डाउन, तैरती हुई, द कैनाल, किसके आर पार, उस नहर के। तो उस नहर में से कुछ ऐसी नावें जो कि माल से भरी होती थी, जिनके चपटे पेंदे होते थे, वो उस नहर में से तैरती हुई क्या होती थी, जाती थी। विच लेड, और वो नहर आगे बढ़ती थी, टू ए लार्ज इनलैंड लेक, एक ऐसी झील की तरफ जो कि अपने आप में क्या थी, अंतः स्थलीय थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय, द रोड्स नियर द मिल, उस लोहे के कारखाने के आसपास की जो सड़कें थी वर ब्लैक, वो काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोयल, उस सारे कोयले के कारण, डस्ट, उस कोयले से उठने वाली धूल के कारण, विच सिफ्टेड डाउन, जो कि छनकर नीचे गिरती थी, द बिग चारकोल क्रैट्स, उन बड़े बड़े चारकोल या कोयले के खानों से। तो जहाँ पे वो कारखाना था उसके पास ही एक झील थी और एक नहर थी। उस नहर में से बहुत सारी नावें माल को इधर उधर ले जाया करती थी, और साथ में जो सड़कें थी वो अक्सर सर्दियों में काली हो जाती थी, क्योंकि वहाँ से कोयला उस कारखाने में लाया जाता था। ड्यूरिंग, के दौरान, वन ऑफ द लॉन्ग, ऐसी ही एक लंबी, डार्क और अंधेरे से परिपूर्ण इवनिंग्स, शाम को, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के त्यौहार से जस्ट पहले, द मास्टर स्मिथ, वो मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, सेट, बैठे हुए थे, इन डार्क फॉर्ज, उस काले अंधेरे से उस कारखाने में, नियर द फर्नेस, एक भट्टी के पास में। तो वो जो कारखाना था, उस कारखाने में एक शाम की बात है, एक मुख्य लोहार और उसका एक सहायक उस अंधेरे से परिपूर्ण कारखाने में बैठा हुआ था, और भट्टी के पास में वो दोनों बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर पिग आयरन, और वो बैठे बैठे कच्चे लोहे के गर्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट, जिसे रखा गया था, इन द फायर, उस आग में, जिससे कि वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए, टू बी रेडी, इतना तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल, कि उसे आहरन के ऊपर क्या किया जा सके, रखा जा सके। आहरन लोहे का वो टुकड़ा होता है जिसके ऊपर किसी दूसरे लोहे को रखकर क्या किया जाता है, पीटा जाता है। तो वो उस लोहे का इंतजार कर रहे थे जिससे कि वो गर्म होकर इतना तैयार हो जाए कि उसे दूसरे किसी लोहे पर या आहरन के ऊपर, एनविल के ऊपर रखकर क्या किया जा सके, पीटा जा सके। एवरी नाउ एंड देन, बार बार, हर बार, वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक व्यक्ति, गॉट अप, अपनी जगह से खड़ा होता, टू स्टेयर द ग्लोविंग मास, उस चमकते हुए ढेर को हिलाने के लिए, विद अलोंग ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की छड़ से, और उनमें से एक जना खड़ा होता, लोहे का एक सरिया लेता, और उस लोहे को, जो कि कच्चा लोहा था जो भट्टी में पड़ा था, उसको हिलाने के लिए क्या हो जाता, चला जाता। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और उस लोहे को हिलाकर वापस कुछ ही क्षणों में वो वापस आ जाते, ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, और पसीने के कारण बूंदें उनकी गिरती रहती, दो, हालांकि, एज वाज द कस्टम, जैसी कि उनके जीवन में परंपरा थी, ही वॉर नथिंग, वो कुछ नहीं पहना करता था, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबा शर्ट पहनता था, एंड ए
पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के बने हुए कुछ जूते क्या किया करता था, वो पहना करता था। तो जब वो वापस उस लोहे को हिलाकर आते तो गर्मी के कारण उनको पसीना आ जाता, और ऐसी एक परंपरा थी कि वो उस समय कुछ नहीं पहनते थे, केवल एक लंबा सा शर्ट पहनते थे और साथ में लकड़ी के बने हुए कुछ जूते पहना करते थे। ऑल द टाइम, इतने सारे समय में, देयर वर मैनी साउंड्स, उस कारखाने में बहुत सारी और आवाज़ें भी टू बी हर्ड, सुनी जा सकती थी इन द फोर्ज, उस कारखाने में। तो उस कारखाने में ये आवाज़ तो थी ही लोहे की, तो इसके अलावा और आवाज़ें भी थी। देखते हैं क्या क्या आवाज़ें ऐसी आ रही हैं वहाँ। द बिग बेलोज, बड़ी सी जो धोकनी थी, ग्राउंड वो क्या कर रही थी, कराह रही थी। एंड द बर्निंग चारकोल क्रैक्ड, और वो जो जलने वाला जो कोयला था ना, वो कड़कड़ाहट के साथ क्या हो रहा था, जल रहा था। बेलोज कहा जाता है धोकनी को, अक्सर लोहारों के पास मिलती है भट्टी में हवा देने की, उसे क्या किया जाता है, धोकनी कहा जाता है। द फायर बॉय, वो जो आग जलाने वाला जो लड़का था, शॉर्ड चारकोल, वो कोयले को डालता था, इन द मॉ ऑफ फर्नेस, उस भट्टी के पेट में, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उसको डालते समय बहुत सारी क्या होती थी, कड़कड़ाहट की आवाज़ होती थी। तो वो जब कोयले को उस जलती हुई भट्टी में डालते थे तो इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी। आउटसाइड, और बाहर की तरफ, रॉड द वाटरफॉल, जो झरना है वो दहाड़ रहा था, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक तीखी सी उत्तरी दिशा से चलने वाली जो हवा थी, विप्ड द रेन, वो बारिश को कोड़ों के रूप में गिरा रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ईंटों से बनी हुई टाइलें लगी हुई छत के ऊपर। तो बाहर की अब आवाज़ों में क्या क्या सुनाई दे रहा है, एक तो जो वाटरफॉल था, झरना था, उसकी आवाज़ आ रही है, साथ में तीव्र गति से चलने वाली हवा की आवाज़ आ रही है, और उसके साथ साथ तेज़ गति से आने वाली जो बारिश है, जो छत के ऊपर गिर रही थी, उसकी भी आवाज़ वहाँ क्या होती है, सुनाई देती है। इट वॉज प्रोबेबली, यही शायद इसी संभवतः, ऑन अकाउंट के कारण, ऑफ ऑल द नॉइजेज, इन आवाज़ों के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि उस लोहार ने ध्यान नहीं दिया, दैट द मैन, कि एक आदमी, हैड ओपन द गेट, क्या कर लिया उसने, एक गेट को, उस दरवाजे को खोल लिया है, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और वो क्या हो गया है, उस कारखाने में घुस गया है। तो शायद ये इतनी सारी जो आवाज़ें हो रही थी, उन आवाज़ों के कारण ही लोहार ध्यान नहीं दे पाया कि वो जो घुमक्कड़ आदमी था, जो चूहेदानी वाला था, उसने उस कारखाने के गेट को खोल लिया है और वो कारखाने में घुस तक गया है। अनटिल, उस समय तक उसे ध्यान नहीं आया, ही स्टूड क्लोज अप, जब तक वो निकट आकर खड़ा नहीं हो गया, टू द फर्नेस, किसके, उस भट्टी के। और जब तक वो चूहेदानी वाला उस भट्टी के ठीक पास में आकर जब तक खड़ा नहीं हुआ, उस लोहार को उसके बारे में कोई पता नहीं चला। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, इसमें कोई असामान्य बात नहीं थी, फॉर पुअर वैगबॉन्ड, ऐसे बेचारे घुमक्कड़ लोगों के बारे में, विदाउट एनी शेल्टर, जिनके पास बेटर शेल्टर नहीं थी, अधिक अच्छा शरण लेने का स्थान नहीं था, फॉर द नाइट, रात के समय, टू बी अट्रैक्टेड, कि वो आकर्षित हो जाएं, टू द फोर्ज, उस कारखाने की तरफ, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, उस रोशनी को देखकर, विच एस्केप्ड, जो कि बचकर निकल रही थी, थ्रो द श्रुति पैंस, उन कालिक लगे शीशों के अंदर से। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी जिसके पास बसेरा नहीं है, रात को सोने का स्थान नहीं है, यदि उस कारखाने से निकलने वाली उस रोशनी को देखकर, जो रोशनी निकल रही है उस कारखाने में से, किनके माध्यम से, कालिक लगे हुए शीशों में से, कांच में से, यदि उस रोशनी को देखकर कोई व्यक्ति उस कारखाने की तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसमें क्या नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एंड कम इन, और वो अंदर भी आ जाए, टू वार्म देमसेल्वेज, अपने आप को थोड़ा गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ फायर, आग के सामने। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना खुद का रहने का स्थान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उस कारखाने की तरफ इतनी सर्दी में और अंधेरे में क्या हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं और अपने आप को गर्म करने के लिए आ सकते हैं। द ब्लैक स्मिथ्स, वो जो लोहार थे, ग्लैंस्ड, उन्होंने नज़र डाली, ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली, केवल लापरवाही और उदासी से, एट द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए के ऊपर। तो घुसपैठिया यहाँ पर बताया गया उस चूहेदानी वाले को। तो उन लोहार ने और उसका जो सहायक था, उसने उस चूहेदानी वाले के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, केवल लापरवाही और उदासी से क्या करते हैं, वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। ही लुक्ड द वे, वो
वैसा ही व्यक्ति लग रहा था। पीपल ऑफ दिस टाइप, जैसे उस जैसे लोग यूजुअली डिड, जैसे क्या होते हैं, नज़र आते हैं। और वो चूहेदानी वाला एक ऐसा ही व्यक्ति लग रहा था, नज़र आ रहा था। वो कैसा नज़र आ रहा था? विद द लॉन्ग बियर्ड, जिसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी, डर्टी, जो गंदा था, रैग्ड, और जिसके कटे फटे पुराने कपड़े थे, एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, और जिसके पास चूहेदानियों का एक समूह था, गुच्छा था, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उसने अपनी छाती के ऊपर क्या कर रखा था, लटका रखा था। तो ये आपको परिदृश्य बता रखा है उस चूहेदानी वाले के बारे में कि वो कैसा था। वो ऐसा था कि उसकी लॉन्ग बियर्ड थी, बड़ी दाढ़ी थी, वो डर्टी, गंदा था, रैग्ड, उसने कपड़े कटे फटे पुराने पहन रखे थे, और साथ में कुछ चूहेदानियों का एक समूह क्या कर रखा था, उसने अपने छाती के ऊपर लटका रखा था। ही आस्क्ड, उसने मांगी परमिशन, अनुमति, टू स्टे, वहाँ रुकने के लिए। तो उसने लोहारों से कहा कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो मुख्य लोहार था उसने नोडिड ए हॉटी कंस्टेंट, बहुत ही घमंड के साथ क्या कर दिया, उसे स्वीकारोक्ति दे दी, अनुमति दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, लेकिन उसे एक शब्द भी क्या नहीं किया, कहा नहीं। उसने अपने गर्दन को हिलाकर घमंड से ये कह दिया कि हाँ रुक जा, लेकिन उसे शब्दों के रूप में क्या नहीं दी, उसने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी, या उसने उससे कोई बात नहीं की। द ट्रैम्प, वो जो घुमक्कड़ आदमी था चूहेदानी वाला, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी कुछ नहीं कहा, इधर यानी भी। तो जब लोहार ने उसे कुछ नहीं कहा तो उसने भी कोई बात नहीं की। ही हैड नॉट कम देयर, क्योंकि वह चूहेदानी वाला उस कारखाने में नहीं आया था, टू टॉक, बात करने के लिए, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, वो तो वहाँ पर आया था उस सर्दी में अपने आप को कुछ गर्मी देने के लिए, एंड स्लीप, और केवल क्या करने के लिए, सोने के लिए। तो चूहेदानी वाले ने भी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो तो वहाँ पर केवल सोने और अपने आप को गर्म करने के लिए आया था। इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं, बात नहीं करते। इन दोज डेज, उन दिनों, द रैमजो आयरन मिल, वो जो लोहे का रैमजो कारखाना था, वाज ऑन्ड, वो एक मालिक के अधीन था, बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहपति था। तो उस समय उस लोहे के कारखाने का जो मालिक था वो एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, और उस मालिक की सबसे बड़ी आकांक्षा यही थी, इच्छा यही थी, वाज टू सिप आउट, कि वो अच्छे से कि वो भेजे बाहर गुड आयरन, अच्छे से अच्छा लोहा, टू द मार्केट, किसमें, बाजार में। तो उस कारखाने का जो मालिक था वो ये चाहता था कि उसके कारखाने से अच्छा लोहा क्या हो, बाजार में पहुंचे, और लोग उसके कारखाने को क्या करें, अच्छा कारखाना माने। ही वॉज्ड, और वो ध्यान रखता था, बोथ नाइट एंड डे, दिन और रात, टू सी, देखने के लिए, दैट द वर्क वाज डन, कि कार्य को किया जा रहा है, एज वेल एज पॉसिबल, उतना अच्छा जितना हो सकता था। और वो कारखाने में दिन में भी आता था, रात में भी आता था, अपने कारखाने को चेक करने के लिए कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण, ही केम, वो आया, इनटू द फोर्ज, उस कारखाने में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, अपने रात्रिकालीन भ्रमण पर, ऑफ इंस्पेक्शन, क्या करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। तो वो जो लोहपति था, लोहे का मालिक था, वो लोहे के कारखाने में आ जाता है रात के समय, यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में काम सही ढंग से हो रहा था या नहीं। नेचुरली, सामान्यतः, द फर्स्ट थिंग, वो पहली चीज ही सा, उसने उस कारखाने में देखी, वाज द टॉल रैगमफिन, वह लंबा सा फटेहाल व्यक्ति, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज, जो इतना पास में जा चुका था अपने रास्ते पर, टू द फर्नेस, उस भट्टी के पास में, दैट द स्टेम रोज, की वाष्प उठ रही थी, भाप उठ रही थी, फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके गीले फटे हुए कपड़ों में से। चूहेदानी वाला उस भट्टी के इतना नज़दीक जाकर बैठ गया था या सो गया था कि उसके गीले कपड़ों में से क्या होने लगी थी, भाप उठने लगी थी। और उसे, उस मालिक को, वो कारखाने का जो मालिक था, उसे वो आयरन मास्टर को क्या हो जाता है, चूहेदानी वाला नजर आ जाता है। द आयरन मास्टर, वह जो लोहपति था, लोहे के कारखाने का जो मालिक था, डिड नॉट फॉलो, उसने अनुसरण नहीं किया, द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, उन लोहारों के उदाहरण का। लोहारों का उदाहरण का तात्पर्य क्या हुआ कि लोहारों ने उस चूहेदानी वाले से कोई बात नहीं की थी, लेकिन जो आयरन मास्टर है वो उससे क्या कर लेता है, बात कर लेता है। हु हैड हार्डली
डेंट, जिन्होंने मुश्किल से ही अनुमति दी थी टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी आदमी की तरफ देखने की, क्योंकि जो लोहार थे उन्होंने मुश्किल से ही उसके ऊपर देखा था, उसकी तरफ उन्होंने कोई सहानुभूति से नहीं नज़र डाली, लेकिन लोहपति ऐसा नहीं करता है। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह मालिक तो उस चूहेदानी वाले के पास में जाता है। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, वह उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। एंड देन टॉर ऑफ, और अंततः वो हटा देता है हिज स्लॉच हैट, अपनी उस झुकी हुई टोपी को, टू गेट ए बेटर व्यू, अधिक अच्छी तरह से देखने के लिए, ऑफ हिज फेस, अपने या उस चूहेदानी वाले के चेहरे को। तो जो लोहपति था, लोहे के कारखाने का जो मालिक था, वह उस चूहेदानी वाले की तरफ जाता है। उसकी जो लंबी टोपी थी, उस टोपी को वो ऊपर उठाता है, जिससे कि वो उस चूहेदानी वाले के चेहरे को अच्छी तरह से क्या कर सके, देख सके। बट ऑफ कोर्स, अरे लेकिन वास्तव में, इट इज़ यू, ये तो तुम हो, नील्स ओलोफ, ही सैड, उस लोहपति ने कहा। लोहपति ने कहा उस चूहेदानी वाले को देखकर कि तुम तो नील्स ओलोफ हो। अब ये नील्स ओलोफ कौन है, बात करते हैं। हाउ डू यू लुक, तुम देखो कैसे नजर आने लगे हो, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। तो लोहपति को लगता है कि उस व्यक्ति का, चूहेदानी वाले का क्या नाम है, नील्स ओलोफ है। ये नाम आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखते हैं चूहेदानी वाला उसकी बात का क्या जवाब देता है या क्या रिएक्शन देता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वह व्यक्ति जिसके पास चूहेदानियाँ थी, हैड नेवर बिफोर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, देयर ओवन मास्टर, उसके खुद के मालिक को, एट रैमजो, उस रैमजो कारखाने के पास में, एंड डिड नॉट इवन नो, और वो यह भी नहीं जानता था, वॉट हिज नेम वाज, कि उसका क्या नाम था। चूहेदानी वाले ने उस लोहे के कारखाने के मालिक को कभी वहाँ पर आसपास में नहीं देखा था, और वह उस लोहे के कारखाने के मालिक का नाम भी क्या नहीं करता था, जानता नहीं था। बट लेकिन इट अकर टू हिम, लेकिन उस चूहेदानी वाले को ऐसा लगा, महसूस हुआ, इफ़ द फाइन जेंटलमैन, कि यह जो सज्जन पुरुष है, थोट, यदि वो ऐसा सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि मैं उसका एक परिचित हूँ, पुराना परिचित हूँ। ही माइट परहैप्स, इसलिए वो शायद, थ्रो हिम, उसे दे दे, ए कपल ऑफ क्रोनर्स, 1-2 क्रोनर। लोहपति ने उसे नील्स ओलोफ के नाम से पुकारा। तो जो चूहेदानी वाला है ना, वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति मुझे ऐसा समझ रहा है जैसे मैं उसका क्या हूँ, कोई पुराना या पुराना परिचित हूँ, है ना। यदि वो मुझे ऐसा समझ रहा है तो हो सकता है कि वो मुझे पुराना परिचित समझकर 2-4 क्रोनर क्या कर दे, सहायता के रूप में दे दे। ये बात क्या करता है, वह चूहेदानी वाला क्या कर लेता है, सोच लेता है। देयरफॉर, इसलिए, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू अनडिसीव हिम, वास्तविक स्थिति बताना उसे, एट वंस, तत्काल। इस वजह से जो चूहेदानी वाला है वो उस लोहपति को या लोहे के कारखाने के मालिक को वास्तविक स्थिति क्या नहीं करता है, बताता नहीं है। देखिए, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और अनडिसीव का मतलब होता है धोखा नहीं देना। धोखा नहीं देने का मतलब क्या हुआ, वास्तविक स्थिति बता देना। लेकिन फिर भी वो क्या नहीं करता है, अपनी वास्तविक स्थिति उसे बताता नहीं है। तो वो चूहेदानी वाला क्या कहता है, यस, हाँ, गॉड नोज, भगवान ही जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि परिस्थितियाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। ही सैड, उस चूहेदानी वाले ने कहा। तो चूहेदानी वाले के ऐसा कहने के बाद में आयरन मास्टर देखो क्या कहता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, तुम्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, फ्रॉम द रेजिमेंट, उस सेना से। सैड द आयरन मास्टर, लोहपति ने कहा। लोहपति ने कहा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, उस सेना में से क्या नहीं करना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, यही तो वो गलती थी जो तुमने सबसे बड़ी कर दी है। इफ़ ओनली, केवल, आई हैड स्टिल बीन, यदि मैं उस समय भी होता, इन द सर्विस, सेवा में, एट दैट टाइम, उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, ऐसा कभी भी होने नहीं देता। लोहपति कहता है कि यदि जब तुमने उस सेना में से इस्तीफा दिया था, तो यदि मैं तुम्हारे साथ उस समय होता तो मैं तुम्हें कभी भी इस्तीफा देना नहीं देता, और ऐसी स्थिति तुम्हारी कभी भी नहीं होती। ये बात जो लोहपति है वो उस चूहेदानी वाले से कहता है। नाउ, खैर अब ऑफ कोर्स वास्तव में, यू विल कम, तुम चलो, होम, घर पर, विद मी, मेरे साथ।
और वो चूहेदानी वाले को कहता है लोहपति कि चलो अब तुम मेरे घर पर मेरे साथ चलो। टू गो अलोंग अप, साथ जाना, द मैनर हाउस, उस लोहपति के घर पर, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और उस मालिक के द्वारा स्वीकार करना सम्मान को, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक सेना के पुराने साथी के रूप में। दैट हाउएवर, हालांकि यह जो बात थी, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ आदमी को क्या नहीं हुई, हजम नहीं हुई या पसंद नहीं आई। लोहपति ने उसे कहा कि तुम मेरे घर पर चलो, लेकिन जो चूहेदानी वाला था उसने सोचा कि वो व्यक्ति वो मालिक मुझे घर पर ले जा रहा है और मुझे एक पुराने सेना के साथी के रूप में वो मुझे क्या देगा, अपने घर पर सम्मान देगा। ये जो भाव है ये उस चूहेदानी वाले को क्या नहीं आया, पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सैड, उस चूहेदानी वाले ने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और ऐसा कहते हुए ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। चूहेदानी वाले ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर जाने का तो सोच भी नहीं सकता। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 क्रोनर, 29 क्रोनर नोटों के बारे में जो उसने क्या कर लिए थे, चुरा लिए थे। तो उसे अपनी चोरी का भय और अधिक सताने लग जाता है। टू गो, जाना, अप टू द मैनर हाउस, उस लोहपति के घर पर, वुड बी लाइक, वो ऐसा होगा जैसे, थ्रोविंग हिमसेल्फ, जैसे वो अपने आप को फेंक रहा हो, वॉलेंटरली, खुद स्वेच्छा से, इनटू द लॉयंस डेन, किसी शेर की गुफा में। और वो सोचता है कि मैंने पहले ही चोरी कर ली है, मैं इस लोहपति के घर पर जाऊंगा तो हो सकता है मेरी चोरी का राज खुल जाए और ये ऐसा होगा जैसे मैंने शेर की गुफा में खुद को क्या कर दिया हो, फेंक दिया हो। ऐसी बात वो चूहेदानी वाला सोचने लग जाता है। ही ओनली वांटेड, वो तो केवल चाहता था, ए चांस, एक मौका, टू स्लीप हियर, यहाँ सोने का, इन द फोर्ज, उस कारखाने में, एंड देन स्नीक अवे, और तब चुपचाप भाग जाने का, एज इनकॉन्स्पियसली, बिना किसी की नज़र में आए, एज पॉसिबल, जितना क्या हो सके, संभव हो सके। चूहेदानी वाला तो उस कारखाने में केवल रात को सोना चाहता था और बिना किसी की नज़र में आए, बिना किसी से बोले वो क्या करना चाहता था, वहाँ से वापस चले जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, उस लोहपति ने ऐसा विचार किया, उसने अनुमान लगाया, दैट ही फेल्ट अम्ब्रेस्ड, कि जो चूहेदानी वाला है शायद वो असमंजस में है, शर्मिंदा है, बिकॉज ऑफ हिज, अपने मिजरेबल क्लोथिंग, भयानक दयनीय कपड़ों के कारण। लोहपति ने सोचा कि ये जो चूहेदानी वाला है शायद इसके कपड़े खराब हैं, इसकी स्थिति खराब है, शायद ये इसलिए मेरे घर पर जाने का क्या कर रहा है, हिचकिचा रहा है या मेरे घर पर नहीं जाना चाहता है। तो चूहेदानी वाले को वो लोहपति देखो क्या कहता है, प्लीज़ डोंट थिंक, अरे कृपया ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा एक बहुत ही आलीशान घर है, दैट यू कैन नॉट शो, कि तुम नहीं दिखा सकते, योर सेल्फ देयर, वहाँ पर खुद को। ही सैड, उस लोहपति ने कहा। लोहपति ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई आलीशान घर है जहाँ पर तुम अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं ले जा सकते। एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ जो उस लोहपति की पत्नी है उसके बारे में वो कहता है कि वो तो पहले ही मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होंगे या तुम्हें पहले ही पता होगा। माई बॉयज़, मेरे जो 2 लड़के हैं, आर अब्रॉड, वो विदेश में रहते हैं, एंड देयर इज़ नो वन, और मेरे घर पर कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी पुत्री के अलावा, एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा। तो लोहपति कहता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरी पत्नी एलिजाबेथ पहले ही मर चुकी है, मेरे बेटे विदेश में रहते हैं, अब केवल घर पर मैं हूँ और मेरी सबसे बड़ी क्या है, बेटी है। तो लोहपति के घर पर वो लोहपति रहता है और उसकी एक बड़ी बेटी भी क्या करती है, उसके घर पर रहती है। वी वर जस्ट सेइंग, अरे हम बाप बेटी यह बातें ही कर रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड, कि ये बहुत बुरा है, वी डिडंट हैव एनी कंपेनी, कि हमारे पास कोई साथी नहीं है, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के त्यौहार पर। और लोहपति कहता है कि मैं और मेरी बेटी यही बातें कर रहे थे कि हमारे पास क्रिसमस के त्यौहार मनाने के लिए कोई साथी भी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, चलो अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, क्रिसमस पर बने हुए भोजन को गायब करने में, खाने में, ए लिटिल फास्टर, थोड़ा अधिक तेजी से। उसने चूहेदानी वाले से कहा कि तुम चलो मेरे घर पर और क्रिसमस का जो त्यौहार है उसे खुशी से मनाओ, वहाँ जाकर खाना खाओ और हमारी भी सहायता करो उस खाने को क्या करने में, ख़त्म
करने में। बट द स्ट्रेंजर सैड, लेकिन उस अजनबी आदमी ने, चूहेदानी वाले ने सैड कहा, नो नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एंड नो, और फिर कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एंड अगेन नो, और फिर से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। एंड द आयरन मास्टर, और वो जो लोहपति था, जो मालिक था, सा उसने ये महसूस कर लिया दैट ही मस्ट गिव इन, कि उसे अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या हार मान लेनी चाहिए, उसे मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति उसके घर पर नहीं जाएगा। तो उसने हार मान ली है, अब वो उसे कहना बंद कर रहा है। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो, जैसे कि कैप्टन वॉन स्टैनले, ये जो कैप्टन वॉन स्टैनले है, प्रेफर्ड टू स्टे, वो रुकना चाहते हैं विद यू टुनाइट, आज रात तुम्हारे साथ। स्टंजर्न स्टॉर्म, हे स्टंजर्न स्टॉर्म, यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, दोनों नामों का आपको ध्यान रखना है। ये जो नाम है कैप्टन वॉल स्टैनले, ये दिया गया है उस चूहेदानी वाले के लिए। तो वो लोहपति उसको कैप्टन वॉल स्टैनले के नाम से क्या करता है, पुकार रहा है। एक दूसरा नाम दे रखा है स्टंजर्न स्टॉर्म। ये जो स्टंजर्न स्टॉर्म है नाम, ये किसका है, उस लोहार का। तो लोहार को वो मालिक कहता है कि शायद ये जो मेहमान यहाँ बैठा है, शायद वो आज रात तुम्हारे साथ ही यहाँ क्या करना चाहता है, रुकना चाहता है। ही सैड, उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उस मुख्य लोहार से। एंड टर्न टू ऑन हिज हील, और अपनी एडी केबल क्या हो जाता है, वो वहीं घूम जाता है। बट ही लाव्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद ही हंसने लग जाता है। एज ही वेंट अवे, जब वो वहाँ से क्या होता है, रवाना होता है। तो मालिक जब वहाँ से रवाना होता है तो अपने ही आप में वो मुस्कुराने लग जाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो मुख्य लोहार था, हु न्यू हिम, जो अपने मालिक को अच्छी तरह से जानता था, अंडरस्टूड, अब समझ गया था, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से, दैट की ही हैड नॉट सैड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी तक उसके मालिक ने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे थे। तो वो उस लोहार को कहकर जाता है कि ये शायद आपके साथ ही आज रुकना चाहता है। वो जब जा रहा होता है अपने घर पर वापस, तो मुस्कुराता हुआ जाता है। जो मुख्य लोहार है वो समझ जाता है कि उसका मालिक अभी भी कुछ बात अपने दिल में रखे हुए है, और उसने अपने अंतिम शब्द अभी तक क्या नहीं किए हैं, कहे नहीं हैं। इट वॉज नॉट, यह नहीं था, मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से भी ज़्यादा समय, बिफोर, इससे पहले ही, दे हर्ड, उन्हें सुनाई दी, द साउंड, आवाज़, ऑफ कैरेज, गाड़ी के व्हील्स, पहियों की, आउटसाइड द फोर्ट, उस कारखाने के बाहर। उस मालिक को गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही क्या हो जाता है, उस कारखाने के बाहर कोई गाड़ी के पहियों की आवाज़ क्या होती है, सुनाई देती है। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान उस कारखाने में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। बट दिस टाइम, लेकिन अब की बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, आने वाला कौन नहीं था, लोहपति नहीं था। तो अब की बार जो आया है ना, वो लोहपति नहीं है। तो फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो गाड़ी में बैठ कर आया है? देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है, वो हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।